नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी जैविक खेती क्लास में। और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग की अपनी क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग 12th जेड सीयूटी सुपरवाइजर जितनी भी जो आज के समय में कृषि की जो एग्जाम्स होती है उन सभी का ये खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले वर्मी कंपोस्ट के बारे में जहां से सवाल आने के चांस इस टॉपिक में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पढ़ते हैं वर्मी कंपोस्ट क्या है। ठीक है, अब यहां पर आपको हेडिंग दिख चुकी है वर्मी कंपोस्ट। इस बात का मतलब यह है कि आज की क्लास में वर्मी कंपोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप यह समझो कि वर्मी कंपोस्ट होती क्या है। इसकी बिल्कुल सरल और बिल्कुल आसान डेफिनेशन है कि केंचुए द्वारा, किसके द्वारा, केंचुए के द्वारा तैयार की गई वो खाद है ना, उसे क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। एक शॉर्ट में समझने के लिए, बिल्कुल सरल भाषा में समझने के लिए इसकी परिभाषा है कि केंचुए के द्वारा, किसके द्वारा, केंचुए के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते अपन क्या लिखी हुई है कि केंचुओं द्वारा कृषि अपशिष्ट को पचाकर उत्तम किस्म का कंपोस्ट जिसमें केंचुए के अपशिष्ट मल, उसके कोकून, सभी प्रकार के लाभदायी सूक्ष्म जीव है ना, मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व, ये सभी चीजें पाई जाती है। सिंपल सी बात है कि ऐसा खाद या ऐसी कंपोस्ट जिसे केंचुए के द्वारा खाकर तैयार किया गया है, सिंपल सी भाषा में विघटित जैविक पदार्थों का मिश्रण। ऐसा जैविक पदार्थ, कैसा जैविक पदार्थ, ऐसा जैविक पदार्थ जिसका विघटन केंचुए के द्वारा किया गया है उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की सिंपल सी सरल सी परिभाषा यह है कि केंचुए के द्वारा विघटित जैविक पदार्थ को ही वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, या केंचुए के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसे ही क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, उसके बारे में कुछ डेफिनेशंस है, उनकी अपन चर्चा करते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीजें काम में आती है या कौन सी चीजें अपने को देखने को मिलती है। यहां पर ये लिखा हुआ है कि केंचुओं का प्रजनन या रखरखाव की तकनीक या संवर्धन, मतलब वर्मी कंपोस्ट के अंदर अपन जो केंचुए का संवर्धन करते हैं, जो उनकी रखरखाव करते हैं, उनके बारे में, उनके आवास के बारे में, उनकी हेल्थ वगैरह सभी के बारे में, प्रजनन के बारे में जो अपन बातचीत करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। तो आपसे पूछ ले कि वर्मी कल्चर क्या होता है, तो केंचुओं का प्रजनन या रखरखाव की जो तकनीक या जो संवर्धन होता है उसे वर्मी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा मैंने, केंचुए की रखरखाव की, उसकी प्रजनन की जो तकनीक होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। उसके बाद में लिखा हुआ वर्मी कंपोस्टिंग, मतलब केंचुए के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने की क्रिया, किसके द्वारा, केंचुए के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया, उसे क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। सिंपल सी परिभाषा है कि केंचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया, किसके द्वारा, केंचुओं द्वारा जो वर्मी कंपोस्ट की क्रिया की जाती है, जो वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है, उस एक्टिविटी को, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। उसके बाद में तीसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है वर्मी कंजर्वेशन। केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग करना, किसको, केंचुए को वर्मी कंपोस्ट से अलग करना, उसे वर्मी कंजर्वेशन कहा जाता है। और ये तीनों शब्द एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले सवाल है वर्मी कंपोस्ट के। आप दोबारा मेरे साथ रिपीट करना कि केंचुओं का प्रजनन या उनकी रखरखाव की जो तकनीक है उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्मी कल्चर। क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर। और एक शब्द है वर्मी कंपोस्टिंग, केंचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया, उसे क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग। और केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग करना उसे बोलते हैं वर्मी कंजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। यहां पर लिखा हुआ वर्मी कास्टिंग। क्या लिखा हुआ, वर्म कास्टिंग। क्या लिखा हुआ है, वर्म कास्टिंग। ये वर्म कास्टिंग क्या होती है, जो छोटी छोटी गोले के रूप में जो त्यागा हुआ जो मल होता है, किसका, केंचुए का, है ना, इस खाद के अंदर, वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो छोटी छोटी गोले के रूप में जो त्यागा हुआ मल होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्म कास्टिंग। क्या बोलते हैं, वर्म कास्टिंग। उसके बाद में खास बात यह है कि वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की तुलना में लगभग 8 गुना एक्टिनोमाइसीट्स की संख्या
होती है। मैंने क्या कहा कि जो वर्मी कंपोस्ट ना, कौन सी वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसीट्स की मात्रा गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना, कितनी, 8 गुना ज्यादा होती है। एग्जाम में छपने वाला सवाल है, क्या है, एग्जाम में छपने वाला सवाल है। सवाल क्या है कि वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसीट्स की मात्रा कितनी होती है, गोबर की खाद की जो है ना, गोबर खाद है उसकी तुलना में 8 गुना ज्यादा एक्टिनोमाइसीट्स की मात्रा होती है किसमें, वर्मी कंपोस्ट में। और वर्म कास्टिंग क्या होता है कि केंचुए के द्वारा जो छोटी छोटी जो गोलियां त्याग दी जाती है मल की, उसे क्या कहा जाता है, वर्म कास्टिंग। क्या बोलते हैं, वर्म कास्टिंग। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे लिखा हुआ केंचुओं के प्रकार, मतलब वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन से केंचुओं का यूज किया जाता है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, अगर आप वर्मी कंपोस्ट पढ़ते हो कि वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, उसमें कौन कौन सी तकनीक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुए की कौन सी प्रजाति का यूज किया जाता है। आपने ये तो पढ़ लिया कि केंचुए का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए साथ में कि कौन से केंचुए की प्रजाति का यूज किया जाता है। तो यहां पर सवाल यह है कि लगभग प्रकृति में लगभग 2500 से 3000 केंचुए की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से लगभग 350 प्रजाति अपने भारत में है और इनमें से लगभग 293 प्रजातियों का कृषि में यूज किया जाता है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि प्रकृति में लगभग 2500 से कितनी 3000 केंचुए की प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से लगभग 350 प्रजाति अपने भारत में पाई जाती है और इन 350 में से लगभग कितनी 293, लगभग 293 जो स्पीसीज जो प्रजाति है केंचुए की, उनका यूज किस में होता है, उनका यूज एग्रीकल्चर बोले तो कृषि में होता है। तो ये सवाल आप याद कर लेना कि टोटल केंचुए की जो स्पीसीज है वो इंडिया, टोटल भारत पूरी दुनिया में कितनी है, 2500 से 3000 और भारत में कितनी पाई जाती है 350, जिसमें से लगभग 293 का यूज किस में होता है, एग्रीकल्चर में होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में अब जो आज इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि केंचुए की वो कौन सी सबसे ज्यादा काम में आने वाली प्रजाति है जिनका वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यहां पर अपन पढ़ेंगे कि मुख्य 3 प्रकार के केंचुए अधिक लाभकारी है। अपने जो पढ़े ना 293 है ना, 293 में से 3 जो प्रजाति है वो सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनका मेजरली यूज किसमें होता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने में। देखिए यहां पर जो सबसे पहली प्रजाति वो कौन सी, एपिजिक। कौन सी है, सबसे पहली जो केंचुए की प्रजाति वो कौन सी है, वो एपिजिक है। इसकी खास बात यह है कि मृदा में 1 मीटर की गहराई तक ये प्रवेश करता है, 1 मीटर की गहराई तक ये जाता है और कृषि अपशिष्ट को अधिक खाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एपिजिक प्रजाति है ना वो लगभग मिट्टी में 1 मीटर की गहराई तक प्रवेश करता है, 1 मीटर की गहराई तक वो जाता है और जो ज्यादा किसको खाता है, कृषि अपशिष्ट को। ये बहुत काम की बात है। आपसे पूछ ले कि जो एपिजिक प्रजाति केंचुए की वो मिट्टी में कितनी गहराई तक प्रवेश करता है, 1 मीटर की तक, और सबसे ज्यादा किसका भक्षण करता है, कृषि अपशिष्ट का। किसका करता है, कृषि अपशिष्ट का। और वर्मी कंपोस्ट बनाने में इन्हीं केंचुओं का प्रयोग, मतलब जो अपन वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा केंचुए की जो प्रजाति काम में ली जाती है वो कौन सी है, एपिजिक है। क्योंकि ये मिट्टी के बजाय ज्यादा किसको खाता है, कृषि अपशिष्ट को। जितना कृषि अपशिष्ट को खाएगा, जितना फसल अवशेष को खाएगा, उतनी वर्मी कंपोस्ट शानदार बनेगी और ये मिट्टी में ज्यादा गहराई तक भी नहीं जाता, लगभग 1 मीटर गहराई तक ये प्रवेश करता है। अब इसकी कुछ प्रजाति है, इस एपिजिक की भी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे पेरेनिप्स है ना, आर्वोसिकोली, फेरेटिमा इलोंगेटा, आइसिनिया फोइडिटा, ये किसकी प्रजाति है, एपिजिक। पेरेनिप्स है ना, आर्वोसिकोली, उसके बाद फेरेटिमा इलोंगेटा, आइसिनिया फोइडिटा, ये सभी तमाम उपप्रजाति किसकी है, एपिजिक की है। तो अपने आज केंचुए की जो सबसे पहली जो लाभकारी जो प्रजाति पड़ी वो कौन सी पड़ी, एपिजिक। ये मिट्टी में 1 मीटर की गहराई तक प्रवेश करता है और कृषि अवशेषों को ज्यादा खाता है और वर्मी कंपोस्ट बनाने में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, एपिजिक प्रजाति का होता है। इसकी बहुत सारी उपप्रजाति है, जैसे पेरेनिप्स है ना, आइसिनिया फोइडिटा, फेरेटिमा, ये तमाम इसकी उप प्रजातियां है। उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। अगली जो प्रजाति वो कौन सी है, वो इंडोजिक। कौन सी है, इंडोजिक, मतलब ये ज्यादा गहराई तक, लगभग 3 मीटर से अधिक गहराई तक मिट्टी में प्रवेश करती है। इंडोजिक का मतलब गहराई तक है ना, ये लगभग 3 मीटर से ज्यादा गहराई तक मिट्टी में प्रवेश
करती है। और ये कृषि अपशिष्ट को तो कम खाती है, 90% भक्षण किसका करती है, मिट्टी का। तो ये अपने एग्रीकल्चर में किसी काम की नहीं है। वर्मी कंपोस्ट बनाने में इसका इतना ज्यादा खास यूज नहीं होता है, क्योंकि ये मिट्टी में लगभग गहरी सुरंग, मतलब ये 3 मीटर तक गहरा तक जाते हैं और मिट्टी को ज्यादा खाते हैं, कृषि अवशेष को नहीं खाते। इनका लगभग यूज जल निकास में या जल संरक्षण में किया जाता है। तो आपसे पूछ ले, जल निकास है ना, वाटर ड्रेनेज या वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण या जल निकास में केचुए की कौन सी प्रजाति काम में ली जाती है, इंडोजिक। कौन सी, इंडोजिक। अपने बात की इंडोजिक प्रजाति कौन सी है, ये 3 मीटर से अधिक गहरा तक मिट्टी में प्रवेश करती है, मिट्टी को ज्यादा खाती है और इनका यूज जल निकास या जल संरक्षण में किया जाता है। उसके बाद में डायोजिक, ये एपिजिक और डायोजिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और ये प्रजाति मिट्टी में लगभग 1 से लेकर 3 मीटर की गहराई तक प्रवेश करती है और ये दोनों प्रजातियों के बीच की श्रेणी है, मतलब ये मिट्टी को भी खाती है और कृषि अपशिष्ट को भी खाती है। ठीक है, तो तीसरी प्रजाति कौन सी, डायोजिक, 1 से 3 मीटर की गहराई तक प्रवेश करती है। और ये एपिजिक और डायोजिक, सॉरी इंडोजिक, इन दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं। यहां पे एक नोट लिखा हुआ कि राजस्थान की परिस्थितियों में, कहां की, राजस्थान की बात कर, राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रजाति काम में ली जाती है वो है आइसिनिया फोइडिटा। कौन सी है, आइसिनिया फोइडिटा। आप ये याद कर लेना कि राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जो स्थिति है, उस जलवायु में, उस क्लाइमेट में, इस कंडीशन के अंदर केंचुआ की जो सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली प्रजाति है वो कौन सी है, वो आइसिनिया फोइडिटा। ये क्वेश्चन याद करना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में या राजस्थान के लिए उपयुक्त केचुए की सबसे शानदार, सबसे दमदार प्रजाति कौन सी है, वो है आइसिनिया फोइडिटा। कौन है, आइसिनिया फोइडिटा। उसके बाद इसकी लंबाई लगभग 3 से 4 इंच कितनी होती है, 3 से 4 इंच तक होती है। इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और ये प्रजाति 90% जो कार्बनिक पदार्थ, जो फसल अवशेष है, जो फसल अपशिष्ट है, उनका भक्षण करती है। ठीक है, और उसके बाद में ये 4 सप्ताह में, कितने, 4 सप्ताह में ये वयस्क होकर प्रजनन योग्य हो जाता है। अपन ने बात की कि राजस्थान की जो क्लाइमेट, जो कंडीशन है, उसमें केचुए की कौन सी प्रजाति काम में आती है, आइसिनिया फोइडिटा। इसकी लंबाई, इसकी लेंथ लगभग 3 से 4 इंच होती है। रंग कैसा होता है, लाल। और ये 90% जो कृषि अपशिष्ट, जो फसल अवशेष, उनका भक्षण करती है। उसके बाद में मैंने बात की कि ये लगभग कितने सप्ताह में, ये केवल 4 सप्ताह में प्रजनन योग्य हो जाता है। कौन, आइसिनिया फोइडिटा प्रजाति। और एक केचुए से लगभग 2 से 3 कोकून प्राप्त होते हैं और लगभग एक कोकून में कितने, 3 से 4 अंडे होते हैं। ये बात भी आप याद रखना कि लगभग जो एक केचुआ ना, एक केचुए से कितने, 2 से 3 कोकून प्राप्त होते हैं और लगभग एक कोकून में कितने, 3 से 4 अंडे होते हैं। तो इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको राजस्थान में वर्मी कंपोस्ट बनाने में इसका यूज किया जाता है। और जब बात करें जो एक अच्छा केचुआ, तो प्रजनक केचुआ होता है, उससे लगभग 6 महीने में 250 केचुए उत्पन्न होते हैं। कितने, जो अच्छा प्रजनक, जो वयस्क केचुआ है, जो प्रजनन योग्य केचुआ है, उससे लगभग 6 महीने में कितने, 250 केचुए प्राप्त या उत्पन्न होते हैं। अपन ने बात की कि राजस्थान की कंडीशन में, राजस्थान की जलवायु में आइसिनिया फोइडिटा प्रजाति का यूज किया जाता है। लंबाई 3 से 4 इंच, रंग होता है लाल और 90% कार्बनिक पदार्थों को ये खाते हैं। 4 सप्ताह में ये प्रजनन योग्य हो जाता है और ये एक केचुआ 2 से 3 कोकून देता है और एक कोकून में लगभग 3 से 4 अंडे होते हैं, मिनिमम 3 से 4 होते हैं ना। और उसके बाद इसका जो एक केचुआ है, जो एक वयस्क केचुआ इस प्रजाति का, वो लगभग 6 महीने में 250 केचुए उत्पन्न कर देता है। तो मतलब इसकी संख्या ठीक ठाक है, बढ़िया संख्या है इस केचुए की एक कोकून के अंदर। तो ये ज्यादा यूजफुल होती है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। ठीक है, उसके बाद में है वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। किसकी, वर्मी कंपोस्ट। अपन ने ये पढ़ा कि वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन सी तकनीक है। उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट बनाने में कौन से केचुआ का यूज किया जाता है, राजस्थान में कौन से का होता है। और अब आगे है कि वर्मी कंपोस्ट आप कैसे बनाओगे, कुल मिला के मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्ट, कि आपको वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार तैयार करनी चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले सवाल है कि आप अगर वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हो तो आपको उसमें नमी 30% और वहां का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रखना होगा। अगर आप केचुए के द्वारा खाद तैयार करना चाहते हो, वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हो, तो आपको जो नमी रखनी वो कितनी, वो 30% वहां की, जो जहां भी आप वर्मी कंपोस्ट बनाओगे उस एरिया की, उस बेड की जो नमी रखोगे वो कितनी, 30%। और उसका जो टेम्परेचर उस एरिया का वो कितना, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस।
अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड या क्यारी तैयार की जाती है, बहुत सारी क्यारियां बनाते हैं और उन क्यारियों में फिर केचुए को छोड़ा जाता है। क्यारियों का मतलब है कि उसकी जो कृषि अवशेष है, जो कूड़ा करकट है, जो गोबर की खाद है ना, सॉरी गोबर है ना, उनको ढेर बनाकर एक क्यारी से बनाते हैं और फिर उसमें केचुए को छोड़ा जाता है। तो यहां सुनिए, मैंने कहा कि इसमें वर्मी कंपोस्ट में एक बेड या क्यारी तैयार की जाती है और इस क्यारी की लंबाई लगभग 40 से 50 फीट और चौड़ाई कितनी 3 से 4 फीट होती है। क्वेश्चन याद कर लेना कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो बेड या जो क्यारी तैयार की जाती है उसकी लंबाई 40 से 50 फीट और जो चौड़ाई होती है वो कितनी 3 से 4 फीट होती है। उसके बाद में अब जो आप बेड बनाओगे वो बेड कैसे बनाओगे, आप जो क्यारी बनाओगे उसमें क्यारी में सबसे पहले जो परत बिछाओगे वो 3 इंच किसकी, जीवांश पदार्थ, किसकी, जीवांश पदार्थ की। फिर आपको उसे पानी से क्या करना, उसको गीला करना, उसको नम करना है। उसके बाद आप 2 इंच कंपोस्ट या गोबर उस पर डालोगे। मैंने क्या कहा कि आप वर्मी कंपोस्ट में जो क्यारी है, जो बेड बनाओगे उसमें जो पहली परत होगी 3 इंच वो किसकी होगी, वो जीवांश पदार्थ की होगी। फिर उसके ऊपर आपको पानी का छिड़काव करना है और फिर उसके ऊपर है ना जो छिड़काव किया उसके ऊपर आपको 2 इंच कंपोस्ट या गोबर की परत आपको बिछानी होगी। फिर उसको वापस किससे गीला कर दो, पानी से गीला कर दो और फिर उसके ऊपर केचवे या उसके जो अंडे कोकून उनको डाल दो। किसके ऊपर, जो आपने किया ना ये गोबर की परत बिछाई फिर पानी का छिड़काव किया, उसके ऊपर केचवे छोड़ दो, ये कोकून उस पर डाल दो और फिर उसके थोड़ा सा ऊपर लगभग कंपोस्ट या गोबर डाल दो। ठीक है ना, जो आपने केचू डाले ना उसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब थोड़ी सी मात्रा में कंपोस्ट या गोबर का यूज कीजिए और इसी क्रम में है ना, इसी क्रम में आपको क्यारी तैयार करनी है और लगभग उसकी जो ऊंचाई वो 1.5 फीट, कितनी 1.5 फीट आपको बेड की ऊंचाई रखनी है। अब मेरी बात दोबारा सुनना, अपन बात करें वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। जहां वर्मी कंपोस्ट बनाओगे उसमें बेड में नमी कितनी 30%, तापमान कितना 25 से 30। अब जो आप क्यारी बनाओगे, जो बेड तैयार करोगे उसकी लंबाई 40 से 50 फीट और चौड़ाई 3 से 4 फीट। अब आप जो क्यारी बनाओगे वो कैसे तैयार करोगे, उस क्यारी में सबसे पहली परत किसकी, जीवांश पदार्थ की 3 इंच, उसको फिर पानी से गीला कर दो। फिर उसके ऊपर 2 इंच गोबर की परत या कंपोस्ट डाल दो, फिर उसे पानी से गीला कर दो और फिर उसके ऊपर आप केचुए छोड़ दो। फिर केचुए छोड़ने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा गोबर वगैरह कंपोस्ट वापस डाल दो और इसी तरीके से लगभग उसकी बेड की ऊंचाई कितनी हो जानी चाहिए, उस बेड की ऊंचाई हो जानी चाहिए लगभग 1.5 फीट तक आपको वो भराई वगैरह उसकी करनी है। और फिर उस बेड को आप या तो टाट या घास फूस या बोरी से उसको ढक देते, जो जूट की बोरी होती है ना उससे या फिर घास फूस से आदि से उस बेड को ढक दिया जाता है और उस पर टाइम टाइम पर है ना जैसे समय के अनुसार उस पर पानी का छिड़काव करते हैं और लगभग 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है। आपसे पूछे वर्मी कंपोस्ट की बेड कैसे बनाओगे, सबसे पहले 3 इंच जीवांश पदार्थ, उसके ऊपर पानी को उससे गीला कर दो, फिर 2 इंच उसके ऊपर गोबर की परत या कंपोस्ट डाल दो, फिर उसे वापस गीला कर दो, फिर उसके ऊपर केचवे छोड़ दो और फिर केचवे के ऊपर थोड़ा सा गोबर या वर्मी कंपोस्ट उसके ऊपर डाल दो और लगभग ऐसे करते करते 1.5 फीट की ऊंचाई उस बेड की हो जानी चाहिए। और फिर उस बेड को आप किसी घास फूस या किसी बोरी वगैरह से उसको ढक दो और टाइम टाइम पर उसमें नमी बना के रखो, उसमें मतलब पानी का छिड़काव करते रहो और लगभग एक से कितने लगभग 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में है कि पानी का छिड़काव बंद, है ना, जब 60 दिन हो जाए, कितने दिन हो जाए, जब 60 दिन हो जाए ना उसके बाद आप पानी का छिड़काव बंद कर दो ताकि केचवे ना वो कैरी में नीचे चले जाएंगे और जैसे केचवे कैरी में नीचे चले जाए, सबसे नीचे चले जाए और पानी का कर दो छिड़काव बंद। उसके बाद ऊपर से वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा कर लिया जाता है। जब 60 दिन का टाइम पूरा हो जाए उसके बाद पानी का छिड़काव बंद कर देते हैं, केचवे नीचे चले जाते हैं। अब जो ऊपर कंपोस्ट बचा आप उसको अलग कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगला टॉपिक है वर्मी कंपोस्ट के लाभ। अपन ने क्या पढ़ा, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, है ना, इसकी तकनीक क्या है, फिर इसमें कौन सा केचुआ काम में लिया जाता है, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं और अब इसके लाभ कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के क्या फायदे। सर हम तो गोबर की खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं लेकिन वर्मी कंपोस्ट में ऐसा क्या है, मैंने आपको समझाया था कि वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की तुलना में जो एक्टिनोमाइसीटीज है उसकी मात्रा 8 गुना ज्यादा होती है, जिसके कारण फसलों में किसकी रोग प्रतिरोधकता मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हो तो खेत में खरपतवार और दीमक का प्रकोप कम होता है क्योंकि जितने भी जो अपशिष्ट है जो फसल से वो सारे सड़ गल जाते हैं।
बिल्कुल बारीक चूर्ण बन जाते हैं, तो खरपतवार का प्रकोप नहीं होता। और इसके अलावा केचुए उस कंपोस्ट में, उस खाद में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का श्रवण भी करते हैं, तो पौधों को खाद के साथ साथ हार्मोन्स की प्राप्ति भी हो जाती है, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है। तो आपसे पूछे कि वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद के क्या लाभ है। पहला लाभ तो यह कि इसमें एक्टिनोमाइसीट्स की मात्रा गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना ज्यादा होती है, जिससे फसलों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हो तो खरपतवार का प्रकोप बहुत कम होता है, दीमक का प्रकोप भी कम होता है, और केचुआ उस खाद के अंदर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन हार्मोन्स का स्त्रवण भी करता है, जो फसलों के लिए लाभदायक है। उसके बाद में प्रयोग विधि, मतलब आपको वर्मी कंपोस्ट कितना यूज करना चाहिए। अगर आप खेत की तैयारी, मतलब आप खेत में जुताई कर रहे हो, आप खेत की तैयारी कर रहे हो, मतलब फसल की बुआई से पहले जो खेत में जो जुताई की जाती है, उस टाइम आप लगभग 2.5 से 3 टन, कितनी 2.5 से 3 टन आप पर हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हो। जब आप खेत की तैयारी करते हो बुआई से पहले, उस टाइम आप लगभग 1 हेक्टेयर में कितनी, 1 हेक्टेयर में 2.5 से 3 टन आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हो। उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। अब आपसे अगर एक स्पेशल चीज पूछ ले कि जो अनाज वाली फसलें, खाद्यान्न फसलें, उनमें कितना यूज किया जाता है वर्मी कंपोस्ट, 5 से 6 टन पर हेक्टेयर, सब्जियों में 10 से 12 टन पर हेक्टेयर, और जो फल वाले पौधे कौन से, जो फ्रूट वाले प्लांट है, उनमें 5 केजी पर प्लांट वो गड्ढे में डाली जाती है, तो एक गड्ढे में लगभग कितनी, 5 केजी। और जो फूल है ना, फूल वाले पौधे, उनमें 1 से 2 केजी मीटर स्क्वायर, मतलब पर मीटर के अंदर लगभग 1 से 2 केजी वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा, किसमें, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा वो कितनी होती है। नाइट्रोजन लगभग 1.2 से 2.5, फास्फोरस 1.6 से 1.8 और पोटेशियम लगभग 1 से 1.5%। ये एनपीके की मात्रा किसमें होती है, वर्मी कंपोस्ट में। तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन 1.2 से 2.5, फास्फोरस 1.6 से 1.8 और पोटेशियम 1 से 1.5% होता है। एक बार आज की इस क्लास को अपन वापस रिपीट करते हैं फटाफट, ठीक है। अपन ने पढ़ा वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट की सिंपल सी परिभाषा, केचुए द्वारा तैयार की गई खाद, उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। और आपसे पूछ ले वर्मी कल्चर क्या होता है, तो केचुए के रख रखाव की जो तकनीक होती है उसे वर्मी कल्चर कहा जाता है। केचुए द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने की क्रिया उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, और केचुए को वर्मी कंपोस्ट से अलग करना उसे वर्मी कंजर्वेशन कहते हैं। उसके बाद में वर्म कास्टिंग क्या होती है, केचुए द्वारा जो मल की जो गोलियां ताक दी जाती है, जो छोड़ी जाती है, जो त्यागी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, वर्म कास्टिंग। और वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना मात्रा ज्यादा किसकी होती है, एक्टिनोमाइसीट्स की। उसके बाद में लगभग प्रकृति में 3000 तक केचुए की प्रजाति पाई जाती है, भारत में 350, और उनमें एग्रीकल्चर में जो यूज कितनी होती है, 293। आप पढ़ेंगे जो सबसे मेजरली जो यूज होती है वो 3 है, एपिजिक और इंडोजिक और डायोजिक। एपिजिक 1 मीटर तक जाती है, इसका सबसे ज्यादा यूज वर्मी कंपोस्ट बनाने में होता है। इसकी मेन प्रजाति राजस्थान में आइसिनिया फोलिटिका में ली जाती है। इंडोजिक ये 3 मीटर तक मिट्टी में जाता है, और ये मिट्टी को ज्यादा खाता है, तो इतना एग्रीकल्चर में काम नहीं आता वर्मी कंपोस्ट बनाने में। इसका यूज जल निकास और जल संरक्षण में होता है। और इन दोनों एपिजिक और इंडोजिक का मिला जुला रूप कौन सा था, डायोजिक, है ना। उसके बाद में जो राजस्थान में काम लेते हैं वो आइसिनिया फोइडिटा है, जिसकी लंबाई 3 से 4 इंच होती है। रंग कैसा होता है, लाल। 90% ये ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, और ये 4 सप्ताह में प्रजनन योग्य हो जाता है। एक केचुआ 2 से 3 कोकून, एक कोकून में 3 से 4 अंडे, ऐसे करके 6 महीने में लगभग 250 केचुए पैदा करता है ना। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि यह है कि जहां आप वर्मी कंपोस्ट बनाओगे उसमें नमी 30%, तापमान 25 से 30, और कैरी की लंबाई 40 से 50 फीट, चौड़ाई 3 से 4 फीट। सबसे पहले परत जीवांश पदार्थ की, उसके बाद उस पर पानी का छिड़काव कर दो, फिर उसके ऊपर आप गोबर की परत या कंपोस्ट बिछा दो, फिर पानी का छिड़काव कर दो, फिर केचुए छोड़ दो, फिर उसके ऊपर वापस गोबर अब डाल दो, और ऐसे लगभग 1.5 फीट तक ऊंचाई रखते हैं वर्मी उस बेड की, और लगभग 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। फायदे की बात करें तो एक्टिनोमाइसीट्स की तुलना जो मात्रा वो 8 गुना ज्यादा होती है वर्मी उसकी गोबर खाद की तुलना में, और इससे फसलों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। खरपतवार का प्रकोप कम होता है, ऑक्सीजन का जो केचुआ श्रवण करता है तो वो बेनिफिट है।
और लगभग खेत की तैयारी के समय लगभग 2.5 से 3 टन यूज किसका होता है पर हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट का। खाद्यान्न फसलों में 5 से 6 टन, सब्जियों में 10 से 12 टन, फलदार वृक्षों में 5 केजी पर प्लांट, फूल वाले क्यारियों में 1 से 2 केजी पर मीटर स्क्वायर, नाइट्रोजन 1.2 से 2.5, फास्फोरस 1.6 से 1.8, पोटेशियम 1 से 1.5% होती है। ये थी अपनी वर्मी कंपोस्ट की क्लास, जहां से सवाल आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी जैविक खाद का एक सवाल पूछा जाएगा। जेट, सीयूटी, सुपरवाइजर, जितनी भी एग्रीकल्चर की एग्जाम उन सभी में ये सवाल पूछा जाता है। क्लास थोड़ी स्पीडली तेज थी, बोलने का तरीका थोड़ा तेज था, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। सारी चीजें मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दे दी है, आपको समझा दिया कि कौन सी चीज क्या होती है, और आप पूरा इसमें थोड़ा सोच समझ के क्लास को देखें, इसको पढ़ें। बिल्कुल आसान भाषा में क्लास है और मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगे, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।